हेलो नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से। और आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं राजेश बड़ौला जी। नमस्कार। जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया, राजेश बड़ौला जी हमारे विद्यालय में लेखा शास्त्र के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ जो इनका विषय है वो अर्थशास्त्र भी है। और आने वाले समय में अर्थशास्त्र का पेपर भी हमारा होने जा रहा है क्लास 12th में। तो आगे जो 12th के एग्ज़ाम के लिए राजेश बड़ौला जी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना जितना आपका अनुभव है, अनुभव के आधार पर आप बच्चों को बताइए, ठीक है। साथ ही साथ जो आपने बच्चों को गाइड किया था, जो आपका लेखा शास्त्र के पेपर के लिए, उसके बारे में भी आप बताएंगे, ऐसा मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, इससे पहले हमने लेखा शास्त्र के बारे में एक वीडियो बनाई थी और उससे भी हमने बहुत क्वेश्चन बताए थे। अब बोला भी था कि इससे बाहर कुछ नहीं होगा, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन वही थे और उन्हीं चैप्टरों से हमारे पास क्वेश्चन भी आए थे। थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर होता है, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि ना आए हों, लेकिन हमने जो आपको थ्योरी बताई थी वही थ्योरी आई, हमने जो न्यूमेरिकल बताए थे वही न्यूमेरिकल। आज हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अब देखो, अर्थशास्त्र में भी क्या है, आपका ऐसा कोई डरने वाला वो नहीं है कि आपको डर लगे। कुछ क्वेश्चनों की सीरीज लाया हूँ मैं आपके लिए। तो पहले तो मैं बात करूँ पार्ट ए की। पार्ट ए में हमारे पास क्या होंगे, 4 क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शनल रहेंगे और 4 क्वेश्चन हमारे पास वन लाइनर। हो गया 8 नंबर। और फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के स्टार्ट। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के स्टार्ट हो गए तो 8 नंबर ये हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि हमारे पास 8 और 8 16 नंबर यहाँ पे रहेंगे पार्ट ए में, मतलब वन लाइनर भी होंगे इसमें और 2 लाइन के 3 लाइन में भी होंगे। जो 2 नंबर का होगा उसे तो आपने 2-3 लाइनों में लिखना ही लिखना है। तो बात करता हूँ मैं क्वेश्चन की, चैप्टर वाइज ही करते हैं। पहले से पार्ट ए की बात करता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, चयन की समस्या से आप क्या समझते हैं, या चुनाव की समस्या से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी आएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास रहेगा मांग तालिका क्या है। आप मांग तालिका से इन क्वेश्चनों को आप याद करते रहना, हो सके तो आप नोट भी कर सकते हो। मैं आपके पास कम से कम 25-26 क्वेश्चनों की एक सीरीज ला रखा हूँ। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने भैया बहनों को अपने विद्यालय में सॉल्व भी कराए हैं अनसोल्ड से, तो आपने वो भी देखने हैं। अब देखिए, मैं पहले चुनाव की समस्या की बात आई तो यहाँ पे इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी, ज़्यादा नहीं लिखनी है आपने, 1 नंबर का है तो एक लाइन में ही आना चाहिए कि चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, कारण भी पूछे जाते हैं, 2 कारण। इसके बाद मांग तालिका की बात करी मैंने। मांग तालिका क्या है, मांग तालिका देखो, मांग तालिका का क्वेश्चन पढ़ना आप, मांग वाले चैप्टर में मिलेगा ये। फिर बात आती है हमारे पास बाजार से आ सकते हैं। बाजार से कभी कभी एक बार क्वेश्चन आया था कि दूध का बाजार है, अति अल्पकाल है, दीर्घकाल है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने क्या करना, दूध का बाजार तो आपको पता ही है ना कि अति अल्पकाल होगा। अभी मैं दूध ले जाके लाऊंगा और 2 घंटे बाद उसे गर्म करूंगा तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो अति अल्पकाल के लिए होते हैं, तो ये ध्यान में रखना। फिर बोला जाता है उत्पादन फलन से क्वेश्चन आता है कि एक फर्म के आगतों और निर्गतों के बीच में क्या से आप क्या समझते हैं, तो उसे उत्पादन फलन कहते हैं। आउटपुट और इनपुट, आउटपुट और इनपुट। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन आएगा। फिर आता है क्वेश्चन कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण आप कैसे करेंगे, आप कहाँ पे की जाती है। तो हमारे तो इसका मतलब क्या होता है, जिस बिंदु पर क्या होता है, मांग और पूर्ति दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वहीं पर कीमत का निर्धारण किया जाता है। इसे कीमत संतुलन भी के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि मांग और पूर्ति कैंची के 2 फलक हैं। कैंची के 2 फलक का मतलब ना, कैंची ऐसे होती है ऐसे। ठीक है, तो कैंची के 2 फलक का मतलब मांग जो होता है, मांग वक्र नीचे की ओर गिरता है क्योंकि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, और पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ये मांग वक्र यू में गिर गया नीचे की ओर और पूर्ति वक्र यू में। इस प्रकार से कैंची के 2 फलक, इसमें आपने मांग और पूर्ति का नियम देना है। जहां पे मांग और पूर्ति क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं या एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पे ये काट रहे हैं एक दूसरे को, तो यहीं पे कीमत संतुलन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, मांग और पूर्ति जहां पे बराबर होते हैं कीमत संतुलन होता है। फिर हमारे पास आता है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। फिर आता है कि तुष्टि गुण। अब बच्चे बोलते हैं तुष्टि गुण तो पढ़ाए नहीं सर। भैया तुष्टि गुण किसे कहते हैं, तुष्टि गुण उपयोगिता को कहते हैं कि उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। तो उपयोगिता की परिभाषा आपने देनी है। ठीक है, कभी कभी बोला जाता है कि सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला दो, 1 नंबर में ये क्वेश्चन रहेगा।
कुल उपयोगिता का फॉर्मूला दो, 1 नंबर में एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आएंगे हम न्यूमेरिकल की और भी। न्यूमेरिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े से न्यूमेरिकल रहेंगे हमारे पास, वो चैप्टर में बताऊंगा कि कैसे आपने करने हैं। ठीक, आगे चलते हैं। फिर मांग रेखा का क्या तात्पर्य है या मांग फलन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। जहां पे मांग रेखा के बारे में बोला जाएगा आपने मांग तालिका बनानी है। फिर और क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरे बना रखा है, बार बार पूछा जाता है कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध बताइए, या आप इनसे क्या समझते हैं। तो इनको याद करना है, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। कभी कभी क्या बोला जाए, उत्पाद की जगह क्या आएगा, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। ठीक है, आगम को संप्राप्ति भी बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं उसे, आगम को। संप्राप्ति को भी इंग्लिश में रेवेन्यू लिखा रहेगा, आपने डन है। तो कुल उत्पाद की जगह कुल आगम, दोनों याद करने। औसत उत्पाद की जगह औसत आगम, दोनों याद करने। और सीमांत उत्पाद की जगह सीमांत आगम, ये आपने करने। और इसके ऑप्शनल में आपके पास क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। ठीक है, कुल आगम दिया होगा आपको और ये उसमें से सीमांत आगम निकालनी होगी, औसत आगम निकालनी होगी। ये कैसे होगा, जब आप कुल आगम का फॉर्मूला आपको पता होगा। कुल आगम का फॉर्मूला क्या होता है, सीमांत आगम का योग ही कुल आगम है। सीमांत आगम का योग ही क्या है, कुल आगम है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने कहा था ना, आपको याद होगा कि सीमांत उपयोगिता से आपके, तो सीमांत उपयोगिता क्या है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जो कुल उपयोगिता होती है, ठीक है ना, तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है। ठीक, तो यहाँ पे ये परिभाषा भी आपने याद रखना। अब सीमांत उपयोगिता या सीमांत आगम किसे कहते हैं, किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से जो आपको उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और आगम, भाई आगम का मतलब मैंने कहा ना, आगम का मतलब होती है आय। आय कब होगी, जब मैं वस्तुओं को क्या करूंगा, बेचूंगा। तो किसी एक अतिरिक्त वस्तु की इकाई को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो आप अपने शब्दों में, जरूरी थोड़ी ना कि बुक की लैंग्वेज बोलनी। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। दूसरी बात हमारे पास में है, बाजार वाले चैप्टर है, तो वहां से आता है भाई पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर बताइए, या पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको पेपर में दिखेंगे। ठीक है, अब यहां से पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, कभी कभी बोला जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म क्या करती है, कीमत निर्धारक होती है या कीमत प्राप्तकर्ता होती है। तो ये भी ध्यान में रखना है, कीमत निर्धारक कहां पे होगा, कीमत निर्धारक वहां पे होती है जहां पे एकाधिकारी फर्म होती है। ठीक है, और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म क्या होती है, कीमत प्राप्तकर्ता होती है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम तो मांग की कीमत लोच, ठीक है, से आप क्या समझते हैं, इसकी श्रेणियां बताएं। अब सुन लो, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, इसकी श्रेणियां बताइए। तो भैया जब श्रेणियां पूछी जाएगी तो मांग की लोच की श्रेणियां होती हैं 5। लेकिन अगर बोल दिया जाएगा मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, इसकी मापने की रीतियां, क्या बोल दिया, मापने की रीतियां, तो 3 होती है मापने की रीतियां, कहीं 5 लिख दो आप। ठीक है, तो ये भी बात है, या तो आएगा मांग की लोच या आएगा पूर्ति की लोच। यह आएगी मांग की लोच को मापने की रीतियां, या आएगी पूर्ति की लोच को मापने की रीतियां। इसलिए आपने मांग का लोच भी पढ़ना है, पूर्ति की लोच भी पढ़नी है, और इनकी श्रेणियां और मापने की रीतियां भी पढ़नी है। इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान में रखना, ये आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन हमने क्लास में कराए थे अपने बच्चों को अपने स्कूल में। बाकी और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है सीरीज। आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास है, कभी कभी भैया एक ही भी आ सकते हैं, कोई ज्यामितीय रीति से पूछ दिया जाए कि ज्यामितीय रीति को बताइए, बिंदु रीति को बताइए, तो ये सब आपने तीनों पढ़ना है, तो तीनों से तब आपके सारा काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने सीमांत आगम, औसत आगम के बारे में बता दिया, लागत के बारे में बता दिया, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में विस्तार ये पढ़ लेना, मांग में वृद्धि, मांग में विस्तार पढ़ लेना। उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हो, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं इसे, तटस्थता वक्र भी बोलते हैं। उदासीनता वक्र का दूसरा नाम तटस्थता भी है, ये याद रखना। पैमाने के प्रतिफल को की अवधारणा को चित्र सहित समझें, पैमाने का प्रतिफल समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एकाधिकारी क्या है, इसका अर्थ बताइए। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं भी। अब क्या है, कभी कभी आता है क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि लिखा रहता है एक तालिका दी है, निम्नलिखित से आपने क्या करना है, रेखा चित्र द्वारा क्या करना है, कीमत निर्धारण बिंदु को शो करना है।
तो भैया कीमत निर्धारण बिंदु को आप पेपर में, पिछले पेपर अनसोल्ड है आपके पास, उसमें आप पेपर में देख लेना। आपके पास पेपर में बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पे कीमत निर्धारण रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया जाए। मैंने एक भैया बहनों को क्लास में कराया था जहाँ पे किसी वस्तु की मांग 60 होती है, उसकी पूर्ति भी 60 होती है, तो वो डायग्राम यूँ टेढ़ा टेढ़ा आया था, फिर एक डायग्राम यूँ बढ़ा था ऊपर की ओर, दोनों ने एक दूसरे को काटा था बीच में, ठीक है, जो अभी ऑप्शनल की बात कर रहा था मैं। तो वहीं पे क्या होता है, कीमत संतुलन होता है। लेकिन भैया इसको लिखना भी, इसकी रचना बोलते थे ना, रचना करते हैं इसकी, तो इसकी रचना भी करनी है कि कैसे कैसे आपने बनाया। ये पार्ट ए की बात चल रही थी। अब मैं पार्ट बी की ओर चलता हूँ। पार्ट बी देखो लेटेस्ट उससे हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, भारत के वित्त मंत्री कौन है, भारत के वित्त सचिव कौन है वर्तमान में, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर आपके पास आएगा कि भारत का रिजर्व बैंक कौन सा है, ऑप्शनल दे सकता वो, ठीक है, कि भारत का केंद्रीय बैंक का नाम बताइए, तो आपने बताना आरबीआई है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि 1 रुपए के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं, ये कौन जारी करता है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना, ठीक है। वैसे तो भारत सरकार ही सारे आपके नोट जारी करती है, लेकिन 1 रुपए को छोड़ के बाकी सारे नोटों पे भारत के जो गवर्नर होते हैं उनके साइन होते हैं, बाकी पे आपके भारत का जो वित्त सचिव होता है, जो चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, उसके साइन होते हैं और भारत सरकार की अनुमति से वो जारी करता है, ठीक। आगे हमारे पास रहेंगे बैंक। 2 बैंक है हमारे चैप्टर में, एक है व्यापारिक बैंक। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, व्यापारिक बैंक कि व्यापारियों के लिए जो बैंक होता है व्यापार, अरे भैया वो बैंक व्यापारिक बैंक कहाँ से हो गए? व्यापारिक बैंक वो बैंक हैं जहां हमारा और आपका खाता है, जैसे पीएनबी बैंक हो गया आपका, कैनरा बैंक हो गया आपका, एचडीएफसी बैंक हो गया आपका। तो व्यापारिक बैंक वो बैंक होते हैं जो जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनके द्वारा जमा किया गया धन उनको वापस करते हैं, ठीक है। बैंक अधिविकर्ष आएगा कि बैंक अधिविकर्ष से आप क्या समझते हैं, तो बैंक अधिविकर्ष की भी आप थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। तो बैंक के, व्यापारिक बैंक के कार्य और केंद्रीय बैंक के कार्य में से एक बैंक के कार्य जरूर पढ़ लेना। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मुद्रा के कार्य, मुद्रा के प्राथमिक कार्य भी बोलेगा, अगर क्वेश्चन में बोल दिया मुद्रा के प्राथमिक कार्य बताइए 2, तो 2 ही कार्य, प्राथमिक कार्य पढ़ने हैं आपने, ठीक है। व्यापारिक बैंक के कार्य में आएगा तो व्यापारिक बैंक, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी, ये तो बैंक के थे, वस्तु विनिमय प्रणाली की थी। जैसे जैसे आपको पता ही है वस्तु विनिमय प्रणाली का अंत होता है वैसी मुद्रा आती है, ठीक है। मुद्रा की परिभाषा पढ़ लेना कि कभी कभी वो बोलेगा मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। अब किसने कहा ये डेफिनेशन, राइटर का नाम दे दिया, हो सकता है वहां पे हार्टले विदर्स लिखा हो या इनमें से, तो ये हार्टले विदर्स की वो है, ठीक है। तो ऐसी हमारे पास परिभाषाएं भी रहेंगे, परिभाषाओं को भी याद करना है आपने। मुद्रा वो, एक मार्शल की परिभाषा है, बहुत फेमस परिभाषा है, मुद्रा वो धुरी है जो अर्थ विज्ञान के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो भैया वो ये परिभाषाएं दे सकता है आपको, ठीक। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, इनको नोट कर लेना, वीडियो में आएंगे सारे क्वेश्चन, आप कॉपी में नोट कर सकते हो। फिर आएगा अनुकूलतम भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हो। फिर एक क्वेश्चन रहता है कि आप तो कॉमर्स के बच्चे हो तो समझ जाओगे कि भुगतान संतुलन का शेष जो होता है वो हमेशा संतुलित क्यों होता है, समझाइए। तो भुगतान खाते का शेष इसलिए संतुलित होता है कि उसमें क्या होता है कि दोहरा लेखा प्रणाली का रूल फॉलो होता है। हमने कहा ना कि डेबिट जितना होगा क्रेडिट उतना होगा, जैसे हम बोलते हैं ना डेबिट में 10,000 है तो क्रेडिट में भी 10,000, इसलिए भैया वो संतुलित होता है। जनरल एंट्री की है ना हमने, दोनों साइड बराबर लिखते थे हम, तो वही है इसमें। तो यहाँ पे ये भी पढ़ लेना है इसको। अब एक देश में सामान्य निवासियों से आप क्या समझते हैं, ये पढ़ लेना। राष्ट्रीय आय की परिभाषा पढ़ लेना। अब देखो राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां पूछी जाएगी। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां होती हैं, ठीक है। आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि। उत्पाद विधि और आय विधि और व्यय विधि तीनों ही महत्वपूर्ण है। उत्पाद विधि को मूल्य वर्धित विधि के नाम से भी जानते हैं, वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। 3 मेथड से आपने तीनों को पढ़ना है। किसी एक की आएगी तो एक को कर लेना, तीनों याद करोगे तो कभी कभी वो तीनों पूछ लेगा तो तीनों पढ़ने, अच्छे से पढ़ना कि कैसे राष्ट्रीय आय की गणना। इसके ऑप्शनल में न्यूमेरिकल होगा
तो न्यूमेरिकल अगर नहीं कर पाओगे, कभी कभी न्यूमेरिकल में बहुत वो दिक्कत आ जाती है, किसको प्लस करें आप, किसको माइनस करो, तो जिसकी प्रैक्टिस होगी वो कर लेगा, जो समझता होगा, लेकिन जिसको नहीं आ रहा वो कम से कम थ्योरी तो करे। तो इसलिए ये राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां करनी है आपने। और इसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये विदेशी विनिमय दर हो गया, और व्यापार शेष में दर्शाई जाने वाली मदों को बताइए। दृश्य मद से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 100% हमारे पास पेपर में रहेंगे। आगे चलते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन लाया हूँ, भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य मदों को लिखिए। तो दृश्य मदें कौन कौन है, अदृश्य मदें कौन कौन है, 2 एग्जाम्पल रहेंगे। कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए, ये भी रहेगा। जीएसटी लेटेस्ट है हमारे पास, तो जीएसटी कब लागू हुआ था ये भी पढ़ लेना आपके ने, जीएसटी होता क्या है, तो जीएसटी के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे पास आएगा समग्र मांग। समग्र मांग को कुल मांग भी कहते हैं, सामूहिक मांग भी कहते हैं। इसके घटकों का वर्णन कीजिए, ये भी आपने वर्णन करना है। वस्तु विनिमय प्रणाली मैंने आपको अभी बताया, इसकी कमियां क्या क्या हैं इसको भी बताना है। अब है हमारे पास बजट। क्वेश्चन आता है कि सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं। कभी कभी बजट ही लिख देगा, तो बजट भी सरकार का ही होता है, वो सरकारी बजट है, इसके उद्देश्य, तो बजट को जरूर पढ़ लेना। घाटे का बजट क्या है, इसके गुण और दोष बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे को बोला जाएगा कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, राजकोषीय घाटा, संतुलित घाटा। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे मैंने अभी पहले रिपीट हो गया, मूल्यवर्धित विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना। मूल्यवर्धित विधि, अब आप बोलोगे मूल्यवर्धित विधि क्या, उत्पाद विधि का ही दूसरा नाम है, अभी बताया था। ठीक है, मुद्रा की परिभाषा दीजिए, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। अनैच्छिक बेरोजगारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनैच्छिक बेरोजगारी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यह आएगा गुणक से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण दीजिए, इसके कार्यकरण को उदाहरण सहित समझाइए, ये गुणक के बारे में आता है। एक अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के अधिक्य की समस्या को चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, और एक आएगा क्वेश्चन 100% है, स्फीतिक अंतराल और अविस्फीतिक अंतराल दोनों ही पूछे जाते हैं कि इससे आप क्या समझते हैं। ये तो था हमारा पार्ट बी का सारा क्वेश्चन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा केस स्टडी। अब बात करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी हमारे को हर पेपर में दिख रहा है, हमने अभी लेखा शास्त्र का पेपर किया तो उसमें भी हमारा 17वां क्वेश्चन आ गया केस स्टडी का। ठीक है, तो ऐसी हमारे पास अर्थशास्त्र में भी होगा, बहुत आसान होगा, ज्यादा ये नहीं है कि बहुत टफ होगा, ऐसे घुमाने वाला नहीं होगा। आपने क्या करना है, केस स्टडी हमारे पास 5 नंबर का रहेगा, 5 नंबर आपके फ्री के हैं, आपने उसे पढ़ना है और उसके अनुसार आंसर देने हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा केस स्टडी का, और 28 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक में हमने जैसे मैंने बना ही रखा है, इसमें लिखा है निम्न केस स्टडी को पढ़कर ध्यान पूर्वक उत्तर दें। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विश्लेषण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। अब देखो, पहला अर्थशास्त्र कौन सा होता है, व्यष्टि, तो दूसरा ही तो है ये अर्थशास्त्र का समष्टि, बड़ा अर्थशास्त्र बोलते हैं जिसे। तो इस प्रकार से आपने पढ़ने हैं। तो केस स्टडी भी रहेगी, केस स्टडी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हमने उत्तराखंड बोर्ड के सैंपल पेपर देखे थे, तो उसमें भी केस स्टडी था। उसमें लिखा था अर्थशास्त्र के जनक हैं, कौन है भाई, एडम स्मिथ है। उनकी किस पुस्तक के बारे में भी लिखा था उसमें, वेल्थ ऑफ नेशन। तो उन्होंने वो छांटने हैं आपने, उसमें 5 नंबर के रहेंगे। ये आपको बहुत मदद करेगी ये वीडियो। दूसरी बात मैं बात करता हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि बजट रेखा, बजट सेट, ये आएगा। बजट रेखा से आप क्या समझते हैं, बजट रेखा का समीकरण। बजट रेखा का समीकरण क्या होता है, पी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू एम। पी का मतलब होता है प्राइस, एक्स का मतलब होता है एक्स कमोडिटी है, कोई वस्तु है, और पी है फिर प्राइस, और वाई है, वाई वस्तु है कोई, वाई वस्तु की कीमत है, एक्स वस्तु की कीमत है, बराबर है एम, एम का मतलब है मुद्रा। ठीक है, तो 2 ऐसे वस्तुओं के संयोग को जो एक उपभोक्ता क्या होता है अपनी दी गई आय के अनुसार क्या करता है, उसे परचेस करता है, उसे खरीदता है, उसे कहते हैं बजट रेखा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं, कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि
हमने अभी गुणक के बारे में पढ़ा था, इसकी गणना कैसे की जाती है। व्यापार शेष, भुगतान शेष को परिभाषित कीजिए। विदेशी बाजार के मुख्य कार्य क्या हैं, इसको बताने हैं। सरकारी बजट अभी बताया दिया था। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये भी हो गए। ठीक, ये कुछ पेपर है मेरे पास पिछले साल के, उनको रिपीट कर रहा हूं मैं। अनैच्छिक बेरोजगारी पढ़ा दिया आपको। देखो, विदेशी विनिमय दर 2 बार लगातार आ रखा है, ये 5-7 सालों के पेपर से। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ये आपने पढ़ना है। सकल घरेलू आय और सकल राष्ट्रीय आय या उत्पाद के बीच अंतर, ये पढ़ लेना। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जब अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? शून्य होगी, शून्य, 0। समझ गए? यह बोला जाएगा जब सीमांत उपयोगिता 0 होगी, कुल उपयोगिता क्या होगी? अधिकतम होगी। क्वेश्चन को हेर फेर कर देगा। ठीक है, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुओं के 2 उदाहरण। ठीक, तो वो कीमत, मांग के प्रकार, मांग के प्रकार जरूर पढ़ लेना। कीमत मांग, आड़ी मांग, जिसे हम तिरछी मांग भी कहते हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेना। ठीक, आय मांग के प्रकार 2 होते हैं। तो किसमें, सामान्य वस्तुओं में मांग वक्र का ढाल कैसे होता है। ठीक, पूरक वस्तुओं में मांग वक्र का ढाल कैसे होता है, तो ये पढ़। इससे बाहर कुछ नहीं, यही है, ज़्यादा वो मत करना। पेपर आपके पास सॉल्व है, वीडियो आपकी मदद करेगी। ठीक है, आपके लिए, आज के लिए आपके लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।